वही लिख चाहिए सिस्टम ऑफ मेडिसिन concept of electrohomeopathy molecular study in electrohomeopathy molecular absorption and mechanism of action the new era of electrohomeopathic intercellular bioelectrical energy basic to expert program group of remedies age groups of remedies part 7 molecular absorption and mechanism of action ये molecular studies का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर मालिकुलर जो मालिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर सूक्ष्म कण जिसे कहते हैं मालिक्यूल्स को हिंदी में इसे सूक्ष्म कण कहते हैं बहुत छोटे जो आंखों से नहीं देख सकते उनका एब्जॉर्प्शन मीन्स बॉडी को एक्सेप्ट कर लेना उन्हें अपने अंदर लेना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसके बाद उनका जो फंक्शन शुरू होता है जो बॉडी के अंदर रिएक्शन शुरू होता है उसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं जो अपना जाकर फंक्शन अफेक्ट करते हैं ओके एक mechanism of action electrohomeopathic medicine are highly diluted and potentized यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट मीन्स एंड पोटेटाइज शक्तिशाली डाइल्यूशन का मीन्स जानते हैं कि किसी चीज़ कंसर्ट किसी भी केमिकल या और किसी भी प्रॉपर्टी को लिक्विड प्रॉपर्टी या सॉलिड प्रॉपर्टी को उसको डाइल्यूशन में चेंज डाइल्यूट करना मिक्स कर देना उसका जो कंसंट्रेशन उसे कम करना और लगातार कम करते जाना एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसे हम डाइल्यूट कहते हैं मिक्स जिसके हम मिक्स करते जाते हैं किसी न्यूट्रल प्रॉपर्टी के साथ जिसे हम डाइल्यूशन कहते हैं डाइल्यूट किया जाता है एंड पोटेंटाइज जिससे और शक्ति बढ़ती जाती है पोटेंटाइज जिसमें इसका पावर बढ़ता जाता है मीनिंग देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मीन्स कि जब हाईली डाइल्यूटेड होगा और पोटेंटाइज होगा तो उसका मतलब है कि उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ जाएंगे जब किसी चीज़ को जब डाइल्यूट करते हैं और पोटेंटाइज करते हैं तो उसका मायने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हुआ और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को में कन्वर्ट करना हुआ जो यहाँ पे कह रहे हैं बिकम्स अल्ट्रा फाइन एंड बायो अवेलेबल अल्ट्रा फाइन बहुत ही बारीक बहुत ही सूक्ष्म जैसे हिंदी में कहते हैं बहुत ही बारीक बहुत छोटी जो आंखों से नहीं देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे एंड बायो अवेलेबल जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है और प्लांट बेस होती है जो बायोलॉजिकल कंडीशन में होते हैं वो जो आंखें देख नहीं सकती उसे माइक्रोस्कोप थ्रू दिया जाता है तो ये जो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन है या इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है शुरू कब होता है जब हाईली डाइल्यूटेड होते हैं और पोटेंटाइज होते हैं उस कंडीशन में ये अल्ट्रा फाइन एंड बायोलेबल कंडीशन में अवेलेबल हो जाते हैं द डू नॉट कंटेन्स लार्ज फार्माकोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और ये बड़े पैमाने पे डू नॉट कंटेन्स ये कोई बड़े पैमाने पर कंटेन्स नहीं मिलते फार्माकोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बट रैदर देन कैरी एनर्जी और इसका जो रोल है फार्माकोलॉजिकल में कुछ नहीं समझ में आता कुछ नहीं दिखता और जिसका कोई मतलब भी नहीं नज़र आता लेकिन ये कैरी द एनर्जी इम्प्रिंट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट ये जो इनके अंदर जो एनर्जी होती है मेडिसिन प्लांट के अंदर उसे कैरी करने का काम करते हैं दिस मेक्स दैम फास्ट एक्टिंग और ये तेज़
असर करते हैं, असर कारक बनाते हैं, तेज़ बनाते हैं मेडिसिन को। एंड द मालिकुलर एंड एनर्जेटिक लेवल्स, और ये जो होता है मालिकुलर, सूक्ष्म कण जिसे कह सकते हैं, एंड एनर्जेटिक लेवल, और ये शक्ति के लेवल पे बनाते हैं। विदाउट कॉजिंग टॉक्सिक्स बिल्डअप, बगैर किसी आ, दूषित कह लें, या फिर टॉक्सिक्स का मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस जो बॉडी को नुकसान पहुंचाए, उसे टॉक्सिक कहते हैं। जहरीला असर दिए हुए ये एनर्जी लेवल को बिल्ड करते हैं। कौन बिल्ड करता है? मालिकुलर जो कंटेंट्स हैं, फास्ट एक्टिंग करते हैं, लेकिन बॉडी पे किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए बगैर। कॉजिंग, विदाउट कॉजिंग टॉक्सिक्स बिल्डअप, कोई भी जैसे कि अभी मेडिसिन जो अवेलेबल है मार्केट में, वो जब भी ली जाती है तो कोई ना कोई टॉक्सिक्स बिल्डअप करती जाती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पीछे से कोई ना कोई नई डिजीज़ डेवलप होती जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर जो प्लांट्स बेस्ड मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एनर्जी होती है, एनर्जेटिक लेवल पे होते हैं, और ये बगैर किसी नुकसान पहुंचाए हुए ये बिल्डअप होते हैं। एब्जॉर्ब्स थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, ये जो इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है, एंड स्किन, स्किन के जरिए होता है। जिसमें हम अगर एक्सटर्नल कोई मेडिसिन लगाते हैं तो ये स्किन के ज़रिए एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जब हम इसे किसी फूड्स और इंटरनल यूज़ करते हैं, तब ये म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए से होना शुरू हो जाता है। रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक, और ये जो ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फेटिक्स में पहुंच करके वर्क एट द डीएनए, और ये इनका काम शुरू करता है होता है डीएनए एंड सेलुलर लेवल पर। प्रमोटिंग रीजनरेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये प्रमोट करते हैं रीजनरेशन को, जो चीज़ रुक गई है उसे रीजनरेट करते हैं। अगर कोई फंक्शन में गैप आ रहा है या प्रॉपर फंक्शन में ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो उसे रीजनरेट करते हैं। एंड डिटॉक्सिफाई, और उस सेक्शन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ओके। और इफेक्टिव ऑन लिम्फेटिक एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये इफेक्ट करते हैं लिम्फ और ब्लड सर्कुलेशन को। कौन इफेक्ट करता है? मालिकुलर्स, यहाँ पे देखें, मालिकुलर्स मालिक्यूल्स, जो हमारे मेडिसिन के अंदर जो मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं लिम्फ एंड ब्लड को। इसलिए हमारी मेडिसिन जो है लिम्फ एंड ब्लड पर डायरेक्ट काम करती है, बगैर किसी नुकसान पहुँचाए हुए। जबकि अदर मेडिसिन दी जाती है तो उससे लेने के बाद हाइपर एसिडिटी के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन चाहे जैसे भी ली जाए, लेकिन किसी तरीके का हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेस होती हैं, नेचुरल होती हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। तो अगर कंसल्टेट फॉर्म में कोई भी चीज़ म्यूकस मेम्ब्रेन से टच करती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, तो वहाँ पर हमें बर्निंग या सेंसेशन महसूस होता है, क्रैम्प हो सकता है, जलन हो सकती है, या कन्वर्जन हो सकता है, ऐंठन हो सकती है। एंड द स्किन, स्किन पे भी ऐसा फील हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, रेडनेस आ जाएगी अगर कंसल्टेशन फॉर्म में कोई चीज़ होगी। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन में नहीं होता, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है, हाईली डाइल्यूटेड होती है, और ये डायरेक्ट जा कर के ब्लड, लिम्फ और ब्लड में मिक्स होकर के डीएनए और सेलुलर लेवल पर काम करना शुरू करती है। और जैसे ही ये डीएनए लेवल पे पहुंचती है, ये रीजनरेशन करती है किसी भी प्रोग्राम्स को, एंड डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर देती है उस ऑर्गन का, उस सेक्शन का। वंस ऑफ द कोर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, इसका जो खास और जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज द डाइट डिजीज अराइज फ्रॉम द लिम्फेटिक एंड ब्लड डिसऑर्डर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कंसेप्ट ही है और प्रिंसिपल्स ही है कि डिजीज़ तभी बॉडी के अंदर पाई जाती है जब लिम्फ और ब्लड का डिसऑर्डर शुरू होता है। लिम्फ और ब्लड का डिसऑर्डर ही डिजीज़ मानी गई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। एट मॉलिक्यूलर लेवल,
द रेमेडीज। और इस पे मॉलिक्यूलर जब मॉलिक्यूलर लेवल पर रेमेडीज काम करती हैं तो प्योरीफाई एट द कब क्या हो रहा है, डिजीज अराइज, डिजीज तभी बढ़ती है या पाई जाती है फ्रॉम लिम्फेटिक एंड ब्लड डिसऑर्डर्स होने पर एट मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स अपना काम कब शुरू करता है, मॉलिक्यूलर रेमेडीज कब काम शुरू करती है, प्योरीफाई द ब्लड। ये जैसे ही डिसऑर्डर शुरू होता है हमारी मेडिसिन जाते ही प्योरीफाई करती है ब्लड को बाय द ब्रेकिंग डाउन द टॉक्सिन्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उसे ब्रेक डाउन करती है मॉलिक्यूलर लेवल्स पे, रेगुलेट द लिम्फेटिक फ्लो। और जो लिम्फेटिक फ्लो है, लिम्फेटिक का जो बहाव है, लिम्फ का जो बहाव है उसे रेगुलेट करती है, उसे इंश्योर करती है, इंश्योर प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स। जब रेगुलेट होता है लिम्फेटिक फ्लो तो उससे इंश्योर होता है कि प्रॉपर इम्यून रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम इलेक्ट्रोहोपैथी की मेडिसिन देते हैं तो इसमें इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। पहला अगर देखा जाए तो पेशेंट कोई भी डिजीज़ है वो इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करती है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम पुअर है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी फाइट करती है पैथोजेंस के या फिर अननेचुरल्स जो हमारी बॉडी के अंदर कंटेंट्स या मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उनके अगेंस्ट। ओके, रीस्टोर सेलुलर ऑक्सीजनेशन। और इसका काम है रीस्टोर करना सेल के अंदर ऑक्सीजनेशन को, इम्प्रूविंग मेटाबॉलिक फंक्शन, जो इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिक फंक्शन को, रीस्टोर करता है सेलुलर ऑक्सीजनेशन को और जो इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिक फंक्शन को। मॉलिक्यूलर डिटॉक्सिफिकेशन इंश्योर डीप हीलिंग एट द रूट कॉज ऑफ डिजीज। मॉलिक्यूलर डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पर इंश्योर करता है डीप हीलिंग, गहराई से भरना शुरू करता है एट द रूट कॉज, जो डिजीज़ का रूट कॉज है, मतलब इसकी जड़ जो है ऑफ द डिजीज़। 5 नंबर पे है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फॉलोज द लॉ ऑफ पोलैरिटी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पैथी मेडिसिन जो है जो फॉलो की जाती है लॉ ऑफ पोलैरिटी पे फॉलो होती है, मीनिंग डिजीज कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पर लॉ ऑफ पोलैरिटी के थ्रू हम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं या स्टडी करते हैं या फिर ट्रीटमेंट देते हैं, कह सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव डिजीज मीन्स एक्यूट इन्फ्लामेटरी, एक्यूट है और इन्फ्लामेटरी। एक्यूट का मतलब है अभी शुरुआत होना या तत्काल में कोई इमरजेंसी केस बनना। एक्यूट जो तुरंत शुरू हुआ रोग हो 24 घंटे के अंदर का, वो 15 से 20 मिनट का भी हो सकता है एक्यूट, 2 से 4 घंटे का भी हो सकता है एक्यूट जो सिम्टम्स राइज कर रहा है। नेगेटिव क्रॉनिक जो बरसों से चला आ रहा है। क्रॉनिक डीजनरेटिव बहुत वक्त से अगर डिजीज से सर्वाइव कर रहा है कोई पेशेंट तो उसके अंदर डीजनरेटिव कंडीशन बढ़ती जाती है एट मॉलिक्यूलर लेवल पे। पुराने रोग में डीजनरेटिव ऑर्गन खराब होते जाते हैं, जिसमें किडनी का देख सकते हैं, लीवर डिजीज़ देख सकते हैं, कार्डियक डिजीज़ देख सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक की डिजीज़ देख सकते हैं और नर्वस सिस्टम की भी डिजीज़ देख सकते हैं। कोई भी ऑर्गन पे अगर नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, लॉन्ग टाइम तक रहा है तो डीजनरेशन शुरू हो जाता है। मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता और स्ट्रक्चर में कमियां आना शुरू हो जाती हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो जब मॉलिक्यूलर लेवल पे कमियां शुरू होती हैं तब हमारी मेडिसिन पोटेंटाइज है और डाइल्यूटेड है, उससे जब हम ट्रीट करते हैं तो वो प्रॉम्प्टली एक्शन देना शुरू कर देती है। पॉजिटिव डिजीज, पॉजिटिव डिजीज हॉट एक्सेसिव एनर्जी कंडीशंस, बॉडी के अंदर गर्मी होगी, एक्सेस एनर्जी कंडीशन होगी, एनर्जी स्टोर होगी। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं ओबेसिटी भी
मानी जाती है, हॉट टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, रिक्वायर नेगेटिव पोलैरिटी मेडिसिन, जब हॉट हो, एक्सेस एनर्जी कंडीशन लेवल बढ़ रहा हो, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है नेगेटिव पोलैरिटी मेडिसिन की, टू बैलेंस द एनर्जी, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। पॉजिटिव डिजीज़ के अंदर, जैसे कि ऊपर आपने देखा है, पॉजिटिव डिजीज़ के अंदर नेगेटिव मेडिसिन, नेगेटिव डिजीज़ के अंदर पॉजिटिव डिजीज मेडिसिन। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव डिजीज़ है तो हम नेगेटिव पोलैरिटी मेडिसिन देंगे। नेगेटिव पोलैरिटी मेडिसिन क्या है, 1:47 का जो फार्मूला है उसके D3 यहाँ पे नेगेटिव मानी जा रही है। फर्स्ट डाइल्यूशन पॉजिटिव होता है, सेकंड डाइल्यूशन न्यूट्रल होता है, और थर्ड डाइल्यूशन नेगेटिव माना जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि थर्ड डाइल्यूशन ही न्यूट्रल हो जाता है बॉडी के क्रॉनिक कंडीशन को देखते हुए, बॉडी की सेंसिटिविटी को देखते हुए। और कई बार ऐसा भी देखा गया थर्ड डाइल्यूशन भी पॉजिटिव रोल क्रिएट करता है। ऐसी कंडीशन में फिर ऊपर थर्ड के बजाय 30 के बजाय 60 के अगेंस्ट 100 के अगेंस्ट 200 के अंदर अगेंस्ट फिर 500 के बाद फिर 1000 के बाद जो है 10,000 तक के डाइल्यूशन अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस लेवल पे हम D5 में भी कई बार अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, तो उस कंडीशन में हमें आपने देखा होगा कि हमें D5 में ही अच्छा रिजल्ट मिला है, चाहे वो क्रॉनिक केसेस हों या एक्यूट केसेस हों। लेकिन उसमें हम उनकी जो क्वांटिटी है मेडिसिन की वो कम ज़्यादा करते हैं। अगर हम ड्रॉप्स को 50 ml में या सिंगल डोज में बढ़ा देते हैं तो उस जगह पे वो पॉजिटिव रोल करना शुरू कर देंगे। अगर ड्रॉप्स को हम कम कर देते हैं, लिक्विड को बढ़ा देते हैं, वैकल्स को बढ़ा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव काम करता है। जैसे कि हमने 50 ml में 5 ड्रॉप डाला या 10 ड्रॉप डाला या 20 ड्रॉप डाला, ये पेशेंट को पॉजिटिव वर्क करता है। कई बार 5 ड्रॉप न्यूट्रल काम करता है, और अगर फिर वो पेशेंट को लेने के बाद 50 ml 5 ड्रॉप अगर लेने के बाद भी उसको कॉम्प्लिकेशन राइज कर रही है, एग्रवेशन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 50 ml मेडिसिन के अंदर से 5 ml लेकर के 1 लीटर बैसलरी वाटर है या फिर स्टरलाइज वाटर है या फिर कोई भी फ़िल्टर वाटर है लेकर के उसमें मिक्स करते हैं, और वो एक-एक कप या एक-एक गिलास हम दिन में 8 से 10 बार पीने के लिए देते हैं, तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पोलैरिटी है कि कंडीशन मेडिसिन में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव डिजीज़, कोल्ड, वीक एनर्जी, कमज़ोरी दिख रही है, वीक एनर्जी कंडीशन, कोल्ड है, ठंडक है, रिक्वायर्ड द पॉजिटिव। अभी बहुत से लोगों को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडीज़ नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कब, कैसा और कहाँ और क्यों हमें डाइल्यूशन यूज़ करना चाहिए, या हमें मेडिसिन कितनी ज़्यादा कम और यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, पॉजिटिव डिजीज़ अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सेस एनर्जी है, तो इस कंडीशन में गर्मी के मौसम में हम मेडिसिन का यूज़ कम करेंगे। नेगेटिव डिजीज़ है, इसी तरीके से हम समझ लेते हैं, अगर कोल्ड है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम पॉजिटिव पोलैरिटी मेडिसिन का यूज़ करेंगे, मीन्स यहाँ पर हम मेडिसिन के डोज को बढ़ा देंगे। ओके, और यहाँ पर इस लेक्चर्स के अंदर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पॉइंट्स को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसे हम क्लास में प्रैक्टिकल वाले दिन डिस्कस कर लेंगे कि पॉजिटिव में हम किस तरीके से जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो हम क्यों कम देंगे, स्ट्रॉन्ग डोज देंगे, और गर्मियों का मौसम है या समर सीज़न है तो उसके अंदर हम डोज को कम क्यों करेंगे। और हमने एक आध बार इसके बारे में बताया भी है, शायद जहन में ना हो। तो नेगेटिव डिजीज़ जब सर्दियाँ हों, यहाँ पे नेगेटिव डिजीज़ के बारे में कहा जा रहा है, उसमें कोल्ड है, वीक है, एनर्जी है, कंडीशन है, ये किसी भी मौसम में हो सकती है। लेकिन अगर सर्दियों के मौसम में किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन राइज़ करती है, तो वहाँ पर मुझे पॉज़िटिव क्वालिटी वाली मेडिसिन का यूज़ बढ़ा देना चाहिए। या फिर हम ये भी कहेंगे कि गर्मियों के मौसम में नेगेटिव क्वालिटी वाली मेडिसिन का यूज़ बढ़ जाता है, जबकि सर्दियों के मौसम में विंटर के अंदर पॉज़िटिव क्वालिटी वाली मेडिसिनों का यूज़ बढ़ जाता है।
तो ये क्या करती हैं, रिक्वायर्ड द पॉजिटिव पोलरिटी मेडिसिन टू रीस्टोर एनर्जी। ये एनर्जी को रीस्टोर करने का काम करती है। अब किसी को सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठंडक बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S1+F1+RE अगर देते हैं तो उसकी सर्दी गर्म हॉट वाटर में स्ट्रॉन्ग डोज में, तो उसकी सर्दी लगना या ठंडक लगना ख़त्म हो जाएगा। अगर कोल्ड है तो वो चला जाएगा। आप इस टाइप के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के और हाइपरथर्मिया नाम की डिजीज़ से रिलेटेड हमारा वीडियो पड़ा हुआ है। जब किसी को बहुत ज़्यादा ठंडक का इफ़ेक्ट हो जाता है बॉडी पे, जैसे कि बर्फीले एरिया में चल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ठंडक है, वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर लगातार डाउन होता जा रहा है, तो उसमें हमने प्रॉपर वे में उसको समझाया भी है, ट्रीटमेंट भी दिया है। दिस इज द प्रिंसिपल इज द बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल मैग्नेटिज्म एंड मॉलिकुलर पोलरिटीज। ये प्रिंसिपल बायोलॉजिकल मतलब जीव विज्ञान, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब एंड मॉलिकुलर पोलरिटी पे डिपेंड करता है। सिमिलर टू हाउ सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर प्रॉपर फंक्शन। और इस तरीके से सेल हमारे मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को और प्रॉपर फंक्शन करते हैं। सिमिलर इसके बराबर। द प्रिंसिपल इज द बेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हाउ सेल, इस तरीके से किस तरीके से सेल जो मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को फॉर प्रॉपर फंक्शन, और फिर फंक्शन प्रॉपर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कंक्लूजन जो निकलता है, वाई मालिकुलर स्टडीज मैटर्स इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, क्यों ज़रूरी है मालिकुलर स्टडीज। अभी किसी के पास शायद ये क्लास में ही नहीं लिया गया और न सब्जेक्ट में न सिलेबस में कहीं मिलेगा, क्योंकि आपके स्टडीज़ जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में उसमें ये चीज़ आई हुई है, इसलिए हम इसे ले रहे हैं। वाई मालिकुलर स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है, मालिकुलर स्टडीज़ मैटर्स के लिए, मैटर्स इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो मैटर्स हैं, जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, उनके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। द मालिकुलर्स अप्रोच टू द इलेक्ट्रोपैथी रिवेल्स हाउ, और इस तरीके से मालिकुलर अप्रोच करता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक को, रिवेल्स करता है, बढ़ाता है। किस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं, नैनो मालिकुलर प्लांट्स एक्सट्रैक्ट, जो हम प्लांट्स को लेते हैं उसके छोटे छोटे, नैनो मीन्स जो आँखों से नहीं दिखने वाले हैं, नैनो मालिकुलर प्लांट्स। अभी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आप सुन रहे होंगे, उसी तरीके की नैनो मालिकुलर प्लांट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं एज अ डायरेक्टली ऑन द बायो एनर्जी फील्ड, और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्स करते हैं बायो एनर्जी फील्ड्स को। मॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन इज efficient मेकिंग रेमेडीज फास्ट एक्टिंग। जो मॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटी है, ये तैयार करती है रेमेडीज़ को फास्ट एक्टिंग के लिए, बहुत तेज़ असर दिखाने के लिए। लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी डिटॉक्सिफिकेशन अकर्स एट द सेलुलर लेवल। ये लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी, लिम्फ और सर्कुलेशन डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए अकर्स एट द सेलुलर लेवल, ये सेलुलर लेवल पे इन्हें डिटॉक्सिफाई करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस हेल्प, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस हेल्प्स रीस्टोर हेल्थ नेचुरली। इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस हैं वो हेल्प करते हैं हेल्थ को रीस्टोर करके, नेचुरली मतलब कुदरती तौर पे रिस्टोर करने का काम करते हैं, जिससे कि इंसान की जो ऑर्गन्स हैं, जो डैमेज हो रहे हैं, जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसको हम फिर से नया कर सकते हैं। किस बेस पे करेंगे, मालिकुलर, नैनो मालिकुलर बेस पे। ओके, दिस इज अ मेक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, और ये तैयार करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, ये साइट तैयार करती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ए यूनिक और एक ख़ास सिस्टम ऑफ हेलिंग, जो एक ख़ास सिस्टम जो चिकित्सा मतलब मेडिकल फील्ड के लिए है, जो डिजीज़ को रिकवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वर्किंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ये एक पारंपरिक मेडिसिन के तरीके से काम करती है, टारगेटिंग एनर्जी एंड मालिकुलर बैलेंस, और ये टारगेट करती है अपने प्रोग्राम्स को मालिकुलर बैलेंस में इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे ये हमें पता चला कि हमारी जो मेडिसिन है वो मॉलिकुलर, नैनो मॉलिकुलर बेस पे काम करती है। नैनो मॉलिकुलर प्लांट्स एक्सट्रैक्ट
पे काम करने की वजह से ये नैनो मॉलिक्यूलर बेस पे हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। ये टारगेट करती है एनर्जी को और मॉलिक्यूलर बैलेंस को। और ऐसा अभी तक ये यूनिक सिस्टम किसी और पैथी के अंदर नहीं है, इसलिए ये मुझे ख़ास बनाती है, हमारी पैथी को ये ख़ास बनाती है। और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो अ, है, उसमें ये अपने आप को फर्स्ट नंबर पे रखती है। तो इसलिए अदर जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनसे ये अपना एक अलग अ, एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है और एक यूनिक दिखती है, अलग दिखती है। और इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी अदर्स मेडिसिन नहीं आती। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। और इसको बार बार पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारे दिमाग में बहुत दिनों से ये चीज़ चल रही थी, इस बेस पे हम